आज का टॉपिक है जी द काशी प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट ऑर्डर कोजाई लीनियर इक्वेशंस। हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और फिर उसके बाद नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी। और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी। नंबर 1 ऑलमोस्ट लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और नंबर 2 था कोजाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और थर्ड हमने पढ़ा था फुली नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम वही नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कोजाई लीनियर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर, उसकी कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। पहले फिर वही डेफिनेशन रिवाइज कर रहे हैं। कोजाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कोजाई linear partial differential equation is that type of non-linear partial differential equation which is linear with respect to derivatives ux uy। यानी ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की वो टाइप है जिसमें जो हमारे पास जो डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं वो लीनियर होते हैं। लीनियर होने का मतलब क्या है कि उसकी पावर 1 होती है, यानी ऐसा नहीं हो सकता यू एक्स स्क्वायर आ जाए, यू एक्स क्यूब आ जाए या और कुछ। जो फर्स्ट डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उनकी पावर 1 होनी चाहिए। इसकी एक एग्जांपल है शॉक वेव्स। अब शॉक में देखें यू एक्स प्लस यू इंटू यू वाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो यू एक्स जो पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो यू एक्स है इसकी पावर भी 1 है और यू वाई जो है इसकी पावर भी 1 है। तो इस तरह ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होगी कोजाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आगे जनरल फॉर्म उसके लिख रहे हैं, कंसिडर द कोजाई लीनियर इक्वेशन ए एक्स वाई यू एक्स प्लस बी एक्स वाई यू वाई इज इक्वल टू सी एक्स वाई यू। ये हमने जनरल फॉर्म लिखी है जी कोजाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। कोजाई लीनियरिटी मींस दैट द ऑपरेटर यू एक्स वाई इज इक्वल ऑफ यू इज नॉन लीनियर। यानी कोजाई लीनियरिटी का मतलब ये है कि यू एक्स आगे जो एल यू आगे जो ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है एल वो नॉन लीनियर है, बट इज लीनियर विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव यू एक्स यू वाई। लेकिन ये डेरिवेटिव्स में तो लीनियर होगा, यानी डेरिवेटिव इसमें यू एक्स स्क्वायर नहीं आ सकता, यू वाई स्क्वायर नहीं आ सकता, लेकिन ये ऑपरेटर जो है वो नॉन लीनियर होगा। फैज वो पहली एग्जांपल ही देख ले जो हमने शॉक वेव की लिखी है, यू एक्स प्लस यू इंटू यू वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर ऑपरेटर फॉर्म में लिखें तो पार्शियल व पार्शियल एक्स प्लस यू इंटू पार्शियल व पार्शियल वाई। तो ये जो ऑपरेटर है ये नॉन लीनियर ऑपरेटर है, क्योंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म है यहाँ पे, तो ये नॉन लीनियर ऑपरेटर है। लेकिन जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो पावर 1 है, तो इसलिए ये कोजाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस फॉर्म में ये होगी और उसकी ये जर्नल फॉर्म लिखी हुई है 1.18। अब आगे है जी a solution of 1.18 defines an integral surface s equal to u is equal to u of xy in the Euclidean space xyu। यानी वो जो हमारे पास 1.18 जर्नल फॉर्म है कोजाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसका जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली क्या होता है कि एक इंटीग्रल सरफेस बनाता है यूक्लिडियन स्पेस में एक्स वाई यू में। अब इंटीग्रल सरफेस कैसे बनाता है, या ज्योमेट्रिकली दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली जो कोजाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है ज्योमेट्रिकली हमें एक सरफेस दे रहा होता है। अब वो सरफेस को समझने के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्यूशन उसका सरफेस दे रहा होता है उसके समझने के लिए पहले चले ओडीई देखते हैं। ओडीई का पहले देखते हैं वो कैसे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसके सॉल्यूशन की, फिर उसके बाद हमें आसानी से समझ आ जाएगी कि जो कोजाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी ग्राफिकल, उसके जो सॉल्यूशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे हो रही होती है। अब सॉल्यूशन एफ ऑन ओडी इज अ कर्व और फैमिली ऑफ कर्व्स। यानी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होती है जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो जो उसका सॉल्यूशन होता है जब उसको प्लॉट करें तो वो या तो हमें कर्व दे रहा होता है या फैमिली ऑफ कर्व्स दे रहा होता है। किस तरह, अब हम देखें एग्जांपल देखें कि ये है, सपोज हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। वाई प्राइम को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब जब दोनों साइड से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। अब ये हमारे पास बेसिकली ये सॉल्यूशन है y एज अ फंक्शन ऑफ x है। तो ये हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व्स दे रहा है। ये फैमिली ऑफ कर्व कैसे दे रहा है कि c की यहाँ पे वैल्यू जब एक रखेंगे तो एक कर्व आ जाएगी हमारे पास। ये फंक्शन को प्लॉट करेंगे तो एक कर्व आ जाएगी। जब c की वैल्यू दूसरी को रखेंगे तो दूसरी कर्व आ जाएगी। जब c की वैल्यू को तीसरी रखेंगे तो तीसरी कर्व आ जाएगी। सपोज हमारे पास ये हम वैल्यू रखते हैं कि y 0 इज इक्वल टू 1 यानी x 0 पे y की वैल्यू 1 होगी। तो जब x 0 यहाँ पे पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो c की वैल्यू आ जाती है 1। जब c की वैल्यू हम 1 लिखते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1। तो ये हमारे पास एक पार्टिकुलर इंटीग्रल कर्व आ जाती है। ये एक इंटीग्रल कर्व है किसकी? इंटीग्रल कर्व है इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ये एक इंटीग्रल कर्व के तौर पे, दूसरे लफ्ज़ों में जो उसका एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन है वो एक कर्व बना रहा होता है। अब हम ग्राफिकली इसको देखते हैं जी, इसी चीज़ को कि कैसे इंटीग्रल कर्व बना रहा होता है। आप देखें कि ये हमने एक मैथमेटिका में इसको सॉल्व किया इसी इक्वेशन को। पहले तो हमने उधर मैनुअली सॉल्व किया था। अब डी सॉल्व की कमांड लगा के वाई प्राइम ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सोल्यूशन आ जाता है माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस सी। उधर सी था, इधर C1 इसने लिखा हुआ है। तो ये वही फैमिली इसका जर्नल सोल्यूशन जो उधर मैनुअली सॉल्व किया था, अब ये इसने जर्नल सॉल्यूशन दे दिया। अब सेकंड में हमने क्या किया है कि डी सॉल्व लिख के वही इक्वेशन है वाई प्राइम ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 और वही इनिशियल कंडीशन लगा दी है वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो उसके लिए वो इक्वेशन आ गया हमारे पास, वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया जो उधर हमने वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 में कैलकुलेट किया था। इधर आप देख सकते हैं ये हमने जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन इधर लिखा था y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये वाला सॉल्यूशन उधर दे रहा है हमारे पास। तो अब जब इसको प्लॉट करते हैं इसी सॉल्यूशन को तो ये हमारे पास एक कर्व आ जाती है x माइनस 10 से 10। तो ये हमारे पास जो कर्व है ये एक पार्टिकुलर वो कर्व बन रही है, यानी उसकी जो इसको कह रहे हैं इंटीग्रल कर्व। यानी जब भी हम ऑर्डिनरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं करस्पॉन्डिंग टू इनिशियल कंडीशन तो वो हमारे पास जो आती है वो एक कर्व आती है और उसको हम कहते हैं इंटीग्रल कर्व। और अगर जब हम इस जर्नल सॉल्यूशन को अगर प्लॉट करें तो ये हमारे पास जिस तरह उधर लिखा हुआ था कि फैमिली ऑफ कर्व्स, जिस तरह इधर मेंशन किया था कि ये फैमिली ऑफ कर्व्स बना रहा है। तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स कैसे बना रहा है, आप देखें कि सी की जब हम वेरिएशन दें -2 से 2 और 0.2 का डिफरेंस दें, यानी -2 -1.8 -1.6 अप टू 2 तक ये लें तो ये हमारे पास ये कर्व बना रही है। एक्स जहाँ पे देखें माइनस, वहाँ पे -10 से 10 है, यहाँ पे -2 to 1 to 5 है। अगर यहाँ पे भी x की वैल्यू हम दे देते हैं -10 से 10, तो -10 से 10 अगर देते हैं और इसको अगर प्लॉट करते हैं तो ये देखें ये इस टाइप की कर्व इसने दे दी है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे ये डिफरेंट आ रहा है। ये यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास वो उसके लिए -2 से 1.5 हमारे पास ये कर्व आ रही थी, ये जो हम बना रही हैं। जब हम इसमें डोमेन चेंज करते हैं x की तो फिर वो डिफरेंट कर्व्स मिलती जाती हैं। तो c यहाँ पे इस तरह c की वैल्यू ली गई है। तो इस तरह ये फैमिली ऑफ कर्व्स हमें मिल जाती हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब उसके लिए वो जो स्टेटमेंट है हमारे पास, जो इधर पहली स्टेटमेंट है, ये जो हम कह रहे हैं
ये जो लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो एक इंटीग्रल सरफेस रिप्रेजेंट कर रही है यूक्लिडियन स्पेस एक्स वाई यू में। तो ये एक इंटीग्रल सरफेस कैसे रिप्रेजेंट कर रही है वो हम इधर देखते हैं। अब देखें कि सपोज हमारे पास ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू 1/2। अगर आप देखें तो ये वही कोसाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये यू एक्स और यू वाई में ये लीनियर है और लेकिन ये नॉन लीनियरिटी ये यू का प्रोडक्ट साथ आ रहा है, तो ये लीनियर कोसाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसके लिए ये इनिशियल कंडीशन है यू एस इज इक्वल टू s/4 s इज लेस देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सॉल्यूशन जो इसका मैनुअल सॉल्यूशन है या वो हम बाद में देखेंगे। डायरेक्टली हम इस इनिशियल कंडीशंस के करस्पॉन्ड जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं, तो ये हमारे पास एक इस तरह की ये सरफेस जनरेट कर देता है। तो ये जो सरफेस जनरेट हो रही है इसको हम कह रहे हैं इंटीग्रल सरफेस, जो इस कोसाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्ड ये आ रही है अंडर दीज कंडीशन। तो वही चीज़ इधर लिखी हुई है, ये जो चीज़ इधर लिखी हुई है कि 1.18 को जब सॉल्व करते हैं तो वो जो है यू एक्स वाई यू स्पेस में एक इंटीग्रल सरफेस बन रही होती है। आप देखें यहाँ पे ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक्स वाई और यू, ये एक्स वाई यू स्पेस में ये हमारे पास इसकी एक इंटीग्रल सरफेस बन रही है। तो यही चीज़ इधर हम लिख रहे हैं, ये जो चीज़ लिखी हुई है। यानी बेसिकली जब कोसाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो अंडर जिस तरह इनिशियल कंडीशन हमने ली है ओडीई में, अंडर इनिशियल कंडीशन इधर एक इनिशियल कंडीशन ली है, तो उधर भी जब कोई ऐसी कंडीशन लगाएंगे, इनिशियल कंडीशन जब लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगी, ये एक इंटीग्रल सरफेस आएगी। अब उसके बाद आगे ये हमारे पास वही इक्वेशन है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे मैनुअली तो ये सॉल्यूशन आएगा, और ये सॉल्यूशन जब आप प्लॉट करेंगे मैथमेटिका से तो वही इंटीग्रल सरफेस जो पहले मैंने बताई है वही आएगी जी। द नॉर्मल टू दिस सरफेस एट द पॉइंट पी इज द वेक्टर एन ऑफ पी। तो ये जो इस सरफेस पे ये नॉर्मल है वो एन ऑफ पी किसी भी पॉइंट पी पे उसको हम कहेंगे कि एन ऑफ पी कहेंगे, इसमें नॉर्मल जो होगा। अब वो इंटीग्रल पे ये जो हमारे पास आएगा इधर जब हम करेंगे उसको तो ये नॉर्मल आएगा। इस कोई भी जो पॉइंट आएगा उस पे सरफेस के किसी भी पॉइंट पे जब हम कोई वेक्टर बनाएंगे, पहले तो हम टेंजेंट वेक्टर होता है और फिर नॉर्मल वेक्टर। जिस तरह आप सिंगल कर्व पे पहले देखें तो सिंगल कर्व में कोई फंक्शन जब आप प्लॉट करते हैं तो जो टेंजेंट होता है किसी पॉइंट पे, उस कर्व के किसी पॉइंट पे बेसिकली वो डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, और वो जो डेरिवेटिव पे परपेंडिकुलर होता है हम उसको नॉर्मल कह रहे होते हैं। तो इस तरह वो नॉर्मल बन रहा होता है उस कर्व पे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास हम कह रहे हैं कि इस ये जो सरफेस बन रही है, जो सॉल्यूशन आ रहा है कोसाई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके कोई पॉइंट उस पे चूज करें एक्स वाई यू, तो उस पे जो नॉर्मल वेक्टर है वो उससे रिप्रेजेंट करेंगे यू एक्स यू वाई और -1। और लेट वी पी बी द वेक्टर ए एक्स वाई यू बी एक्स वाई यू सी एक्स वाई यू। सपोज वी पी इस पॉइंट पी पे कोई एक वेक्टर वी पी ले लेते हैं जो हमें ये टेंजेंट वेक्टर बनाता है, और ये टेंजेंट वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कौन से होंगे, वही ए हमारे पास क्या है, वही जो यू एक्स का कोफिशिएंट है, बी हमारे पास क्या है जो यू वाई का कोफिशिएंट है, तो इज इक्वल टू जो सी एक्स वाई यू है वो इसका थर्ड कोऑर्डिनेट है। तो ये किसी भी पॉइंट पे इसके वैल्यूज कैलकुलेट की जा सकती हैं, क्योंकि पी पॉइंट जब यहाँ पे कोई पार्टिकुलर लेंगे तो उसमें एक्स की भी कोई पार्टिकुलर वैल्यू होगी, वाई की भी कोई पार्टिकुलर वैल्यू होगी, और यू की भी कोई पार्टिकुलर वैल्यू होगी। तो वो जो एक्स वाई यू की पार्टिकुलर वैल्यू होगी जो वहाँ पे जहाँ पे पुट करेंगे ए फंक्शन में, ए कोई फंक्शन है एक्स वाई यू का, जनरली जो भी कोई फंक्शन है उसमें पुट करेंगे तो एक वैल्यू को दे देगा। इसी तरह बी में पुट करेंगे तो कोई एक वैल्यू और आ जाएगी, सी में पुट करेंगे तो कोई एक वैल्यू आ जाएगी। तो ये तीनों वैल्यू जब इधर रखेंगे तो ये एक वेक्टर दे देगा जिसको हम कहेंगे कि वेक्टर वी पी टेंजेंट वेक्टर एट द पॉइंट पी।
देन द इक्वेशन, यही जो इक्वेशन है वही जो 1.18 लिखी हुई है, ए एक्स वाई यू एक्स प्लस बी एक्स वाई यू वाई इज इक्वल टू सी एक्स वाई यू कैन बी इंटरप्रेटेड दैट एट ईच पॉइंट पी ऑफ द इंटीग्रल सरफेस हैज द वेक्टर वी पी द टेंजेंट वेक्टर टू द, यानी ये जो वी पी है अगर हम इस तरह डिफाइन करते हैं किसी पॉइंट पी पे तो वो क्या कहलाएगा, वो एक टेंजेंट वेक्टर कहलाएगा। किस पे, इंटीग्रल सरफेस एस पे। इंटीग्रल सरफेस एस कौन सी है, वो जो सरफेस बन रही है उसके सॉल्यूशन से बन रही है, उसको हम कह रहे हैं इंटीग्रल सरफेस। तो उस इंटीग्रल सरफेस पे कोई पॉइंट पी ले और उस पॉइंट पी के करस्पॉन्डिंग अगर हम ये ले लें, यानी कि कोई एक पॉइंट ले लें ए बी सी और इस पॉइंट पी से लेके इस पॉइंट तक, ये जो ये भी पे एक्चुअली उस कर्व पे ये पॉइंट बनेगा, तो इस पॉइंट तक वो वेक्टर ड्रा कर ले तो वो बेसिकली हम कह देंगे कि ये टेंजेंट वेक्टर है एट द पॉइंट पी। अब आगे सपोज दैट P बिलोंग्स टू ओमेगा, सपोज हम करते हैं कि ये P जो है वो एक ओमेगा सेट से बिलोंग कर रहा है, और ओमेगा क्या है जी, फिर ओमेगा इज अ डोमेन इन द एक्स वाई यू स्पेस। ओमेगा हमारे पास वो डोमेन है एक्स वाई यू स्पेस में, जिसमें डोमेन क्या है, जिसके से हम एक्स वाई यू की वैल्यूज लेते हैं, यानी हम पार्टिकुलर आप देखें जिस तरह एक्स वाई प्लेन को देखें तो एक्स वाई प्लेन पूरी प्लेन है, लेकिन अगर हम उसका अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लें तो हम कहते हैं कि वो सारे पॉइंट्स हमने ले लिए जिसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। इसी तरह यानी उस प्लेन का हमने कुछ पार्ट ले लिया, इसी तरह एक्स वाई यू पूरी जो स्पेस है उस स्पेस में से कुछ उसका जो पार्ट ले लें डोमेन के तौर पे, उसको हम ओमेगा से कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर द वेक्टर फील्ड वी, और वी पी इज इक्वल टू पी बिलोंग्स टू ओमेगा, यानी एक वेक्टर फील्ड ले लें कैपिटल वी। ये किस तरह लेंगे, पी बिलोंग टू ओमेगा के पहले पी एक पॉइंट लिया उस इंटीग्रल सरफेस पे, एक पॉइंट लिया, फिर उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ए एक्स वाई यू बी एक्स वाई यू सी एक्स वाई यू ये कैलकुलेट किया। जब ये कैलकुलेट किया तो फिर उस पॉइंट से लेके तो उस तक हम एक वेक्टर ड्रा करेंगे, वो एक वेक्टर आ गया। फिर दूसरा एक पॉइंट ओमेगा से को दूसरा पॉइंट लिया, फिर ओमेगा से जब दूसरा को पॉइंट लिया, फिर उसमें से एक वेक्टर ड्रा किया, और फिर एक ए एक्स वाई ए बी सी में वो एक्स वाई यू की वैल्यूज पुट की, फिर उससे एक दूसरा वेक्टर ड्रा किया। तो इस तरह वो सारे जो वेक्टर्स हैं उनकी जो कलेक्शन होगी वो एक वेक्टर फील्ड कहलाएगी। वी डिफाइन एज करैक्टरिस्टिक कर्व्स, हम कोई करैक्टरिस्टिक कर्व्स हम डिफाइन करते हैं इस तरह के x इक्वल टू एक्स ऑफ टी, y इक्वल टू वाई ऑफ टी, u इक्वल टू u ऑफ टी, t बिलोंग टू ए बी द इंटीग्रल कर्व्स इन ओमेगा ऑफ द करैक्टरिस्टिक सिस्टम। तो ये जो करैक्टरिस्टिक कर्व्स हैं हम इस तरह डिफाइन करते हैं, t को वेरी करवाते हैं a से b। तो x कोई फंक्शन है, x इक्वल टू x फंक्शन है t का, t की वैल्यू वेरी करते हैं तो कोई एक हमारे पास इसके पॉइंट्स आ जाते हैं, फिर t को वेरी करते हैं तो y के आ जाते हैं, u को वेरी करते हैं तो u के पॉइंट आ जाते हैं। इसको हम एक्स वाई यू स्पेस में एक कर्व बना लेंगे इसके अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग हम कर्व कैसे बना लेंगे, कैसे ये एक्स वाई यू की कर्व बनती है, इधर हम देख सकते हैं कि इसमें अब अगर आप देखें तो ये देखें कि ये जो हमारे पास है वही है, एक्स को एस लिया हुआ है, वाई को एस लिया हुआ है, यू हमारे पास आ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग एस बाई 4। और अगर सिर्फ इसको प्लाट करें तो आप देखें कि ये हमारे पास एक ये लाइन बन रही है स्पेस में, तो ये एक कर्व जरूरी नहीं, यहाँ पे इस केस में तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, जरूरी नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन ही बने। तो इस तरह एक हम कर्व प्लाट कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं कि इंटीग्रल कर्व स्पेस में। वही चीज इधर रखी हुई है कि इंटीग्रल कर्व हमारे पास आ जाएगी, इंटीग्रल कर्व्स इन ओमेगा ऑफ द करैक्टरिस्टिक सिस्टम। और ये किसकी इंटीग्रल कर्व्स आएंगी, इस सिस्टम की, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू एक्स वाई यू, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू बी एक्स वाई यू, डी यू बाई डी टी इक्वल टू सी एक्स वाई यू। अब उधर हमने फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ली थी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट आर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने वाई एक्स वाई प्लेन में एक कर्व बनाई थी। इसी तरह ये सिस्टम ऑफ फर्स्ट आर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिर हम इसके करस्पॉन्डिंग एक एक हम कर्व ले हासिल करेंगे, और वो जो कर्व आएगी वो स्पेस में कर्व बनती जाएगी।
द लास्ट सिस्टम कैन बी री रिटन शॉर्टली एज, ये जो लास्ट सिस्टम है ये इस तरह लिखा जा सकता है, आप देखें कि डी एक्स ओवर ए एक्स वाई यू, डी वाई ओवर बी एक्स वाई यू, डी यू ओवर सी एक्स वाई यू। अब ये कैसे लिखा है हमने, अब देखें डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स वाई यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स ओवर ए एक्स वाई यू इज इक्वल टू डी टी, डी वाई ओवर बी एक्स वाई यू इज इक्वल टू डी टी, और डी यू ओवर सी एक्स वाई यू इज इक्वल टू डी टी। ये तीनों इक्वेशन जब डी टी के इक्वल होंगी, जब ये तीनों इक्वेशन डी टी के इक्वल होंगी तो इसको हम फिर जब तीनों डी टी के इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये आपस में भी इक्वल हैं। जब ये आपस में भी इक्वल हैं तो फिर इस तरह इसको लिखा जा सकता है डी एक्स ओवर ए एक्स वाई यू, डी वाई ओवर बी एक्स वाई यू, डी यू ओवर सी एक्स वाई यू, विच इज़ ऑटोनमस सिस्टम ऑफ ओडीज। ये हमारे पास ऑटोनमस सिस्टम ऑफ ओडीज है। दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं, एक ऑटोनमस सिस्टम ऑफ ओडीज और एक नॉन ऑटोनमस सिस्टम ऑफ ओडीज। इस दोनों में डिफरेंस क्या है उसके लिए लिंक ऊपर दिया गया है, आप उस लिंक से समझ सकते हैं कि ऑटोनमस सिस्टम ऑफ ओडीज किसको कहते हैं और नॉन ऑटोनमस सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस किसको कहते हैं। तो ये हमारे पास ऑटोनमस सिस्टम ऑफ ओडीज है। अज्यूमिंग ए बी एंड सी टू बी ऑफ क्लास सी वन ओमेगा बाई, तो हम एज्यूम कर रहे हैं ये ए बी सी है। ए बी सी कौन से हैं, ये जो है ए एक्स वाई यू, बी एक्स वाई यू, सी एक्स वाई यू, ये एक सी वन ओमेगा क्लास से बिलोंग करते हैं। यानी ओमेगा क्या है, वो डोमेन जो एक्स वाई यू स्पेस में से ले रहे हैं, और सी वन क्लास से क्या बिलोंग कर रहे हैं। सी वन का मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है उनके फर्स्ट आर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कॉन्टीन्यूस हैं। तो जो बाय द एग्जिस्टेंस है यूनिकनेस थ्योरम फॉर ओडीज, ओडीज का एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम यही कहता है कि अगर इसके वो फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस हो और उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस हो तो फिर हमारे पास एक ही कर्व पास करती है उस किसी भी पॉइंट से जो गिवन पॉइंट होता है। तो यही इधर लिखा हुआ है कि इट फॉलो दैट थ्रू ईच पॉइंट पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट बिलोंग टू ओमेगा। ये क्योंकि ये जो ए बी सी हैं ये हमारे पास उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस हैं, तो इसका मतलब यह है कि एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम जो ओडीज के लिए है वो ये कहता है कि इस पॉइंट से कोई एक ही कर्व पास कर रही होगी, एग्जैक्टली वन कैरेक्टरिस्टिक कर्व गैमा नॉट, कोई एक ही सिर्फ कर्व होगी जो इस पॉइंट से पास कर रही होगी। कि यानी आप देखें ना, बेसिकली अगर आप देखें तो ये अगर आप इसको इमेजिन करें तो ये देखें ये बहुत सारे कम्बिनेशन ऑफ कर्व्स हैं। तो ये लेकिन ये जो पॉइंट है कोई यहाँ पे वो पी एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट उसमें से, यानी एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम कहता है कि उस पॉइंट में से कोई सिर्फ एक ही कर्व पास कर रही होगी, एक से ज्यादा कर्व नहीं पास कर सकेगी। There is a two parameter family of characteristic curves in omega of dx by dt is equal to x by u, dy by dt is equal to bx by u, du by dt is equal to cx by u। इसके लिए ये दो पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स आएंगी, यानी कि जो फैमिली ऑफ कर्व्स आएगी ये सिस्टम ऑफ ओडीज है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें दो पैरामीटर्स इन्वॉल्व होंगे, यानी उन दो पैरामीटर्स को चेंज करके तो हम डिफरेंट कर्व्स हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप देखें कि फिर ओडी की आगे ऊपर एग्जांपल देखते हैं। अब ये जो ओडी हमने सॉल्व की है, ये देखें जो फैमिली ऑफ कर्व्स है ये वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व है। क्यों, इसके लिए सिर्फ एक सी पैरामीटर है, सी को आप चेंज करते जाएं तो डिफरेंट कर्व्स हमें मिलती जाती हैं। लेकिन इसके मुकाबले में ये जो हमारे पास सिस्टम है नीचे डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू बी और डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू सी, और ये जो है ये टू पैरामीटर फैमिली ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स है। यानी जब इस सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे तो नीचे दो पैरामीटर इन्वॉल्व होंगे, उन दो पैरामीटर को चेंज करके तो डिफरेंट हमारे पास कर्व्स मिलती जाएंगी। कौन सी कर्व्स मिलती जाएंगी, ये बिल्कुल जिस तरह हमने ये इधर प्लॉट किया हुआ है, ये सरफेस के ऊपर ये जो डिफरेंट कर्व्स के ये निशान बने हुए हैं, इस टाइप की जो लाइनें बनी हुई हैं ये बेसिकली कर्व्स ही हैं, क्योंकि जो लाइन है वो भी एक कर्व का स्पेशल केस ही है। सिर्फ ये है कि लाइन की ये प्रॉपर्टी होती है कि लाइन एक ऐसी कर्व होती है जिसके हर पॉइंट पे जो स्लोप है वो कांस्टेंट
कांस्टेंट होती है, स्लोप चेंज नहीं हो रही होती, तो लाइन भी एक स्पेशल केस है कर्व का। तो ये डिफरेंट जो लाइनें इधर दी गई हैं इसमें ये कर्व्स ही हैं डिफरेंट। तो वो यही बात बता रहा है कि ये जो हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा, ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स आएंगी, लेकिन वो 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स होंगी, यानी 2 पैरामीटर को चेंज करने से ये डिफरेंट कर्व्स आती जाएंगी। एंड द कर्व्स डू नॉट चेंज बाय ट्रांसलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी, और ये जो कर्व्स हैं ये नहीं चेंज होंगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी के चेंज होने से, ये नहीं चेंज होंगी। टी की वैल्यू चेंज करते जाएं तो ये कर्व वो एक ही कर्व बनती जाएगी। नोट दैट इफ अ सरफेस S equal to U is equal to U of x y is a union of characteristic curves, अगर ये सरफेस यूनियन ऑफ करैक्टरिस्टिक कर्व्स बन रही हो, यानी जो सरफेस हो वो इस ये जो करैक्टरिस्टिक कर्व्स आएंगी उस सिस्टम को सॉल्व करके उसका यूनियन हो, तो फिर हम उसको कहते हैं इंटीग्रल सरफेस। तो इधर आप देख सकते हैं कि ये आप देखें ये जो बेसिकली सरफेस बन रही है ये यूनियन ऑफ कर्व्स बन रही है। इन कर्व्स को इकट्ठा करें, सारे कंबाइन करें इन कर्व्स को, तो जो फैमिली ऑफ कर्व 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स है तो उससे ये सरफेस जनरेट हो रही है। तो वही चीज़ है कि वो कहता है कि अगर ये यूनियन ऑफ करैक्टरिस्टिक कर्व हो तो फिर ये इंटीग्रल सरफेस होगी। एंड कन्वर्सली एवरी इंटीग्रल सरफेस इज अ यूनियन ऑफ करैक्टरिस्टिक कर्व्स, और कन्वर्सली बेसिकली ये जो इंटीग्रल सरफेस होती है ये क्या है जी, ये यूनियन ऑफ करैक्टरिस्टिक कर्व्स है कि बहुत सारी करैक्टरिस्टिक कर्व्स को अगर कंबाइन करें तो फिर उनके यूनियन से हमारे पास एक सरफेस बनती है। आगे थ्योरम है जी, लेट द करैक्टरिस्टिक कर्व, कोई एक करैक्टरिस्टिक कर्व हमने ले लिया, x इक्वल टू एक्स नॉट ऑफ टी, y इज इक्वल टू वाई नॉट ऑफ टी, u इज इक्वल टू यू नॉट ऑफ टी। अब x तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब देखें कि x नॉट कोई हमने एक ले लिया पॉइंट। अब वो जो पॉइंट है वो जो फंक्शन है हमारे पास वो t से चेंज हो रहा है, यानी t वैल्यू जब एक लेंगे कोई एक वैल्यू आ जाएगी, t की दूसरी लेंगे कोई दूसरी वैल्यू आ जाएगी, t की तीसरी वैल्यू लेंगे। x तो कोई भी हो सकता है लेकिन हमने कोई एक x फिक्स कर लिया t के लिए, और इसी तरह t को जब वेरी करेंगे तो डिफरेंट x कोऑर्डिनेट्स मिलते जाएंगे, y t को वेरी करेंगे तो y के डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स मिलते जाएंगे, और इसी तरह t को वेरी करेंगे तो u के डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स बनते जाएंगे। तो ये जब डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स x y u के t की हर वैल्यू के लिए मिलते जाएंगे तो उसको जब हम प्लॉट करेंगे तो वो एक कोई करैक्टरिस्टिक कर्व बनेगी स्पेस में, यानी इसमें से जब इसको को फिक्स करेंगे तो कोई इसमें से करैक्टरिस्टिक कर्व आ रही होगी, इसके लिए कोई एक इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ये जो हमारे पास चीज़ है बिल्कुल इस तरह, क्योंकि आप देखें जब फिक्स कर लेते हैं इसको तो टी को जब वेरी करते हैं तो इधर भी अगर आप देखें तो ये जो हमने प्लॉट किया है तो ये एक कर्व आई है, ये किसके करस्पॉन्ड आई है, ये फिक्स कर लिया है, यानी एक्स को फिक्स कर लिया है किसके एक्स एस से, वाई को फिक्स कर लिया किससे एस से, और एक्स को यू को फिक्स कर लिया किससे s/4 से, यही वो कहना चाह रहा है। और एस को वेरी करेंगे 0 से 1, यानी एस इस तरह करस्पॉन्ड कर रहा है, वो टी के को इसी तरह करस्पॉन्ड कर रहा है। तो जब हम 0 से 1 वेरी करते हैं तो हमारे पास ये एक करैक्टरिस्टिक कर्व आती है। यही चीज़ इधर लिखी हुई है, ये जो चीज़ लिखी हुई है जब टी को ए बी के अलोंग वेरी करेंगे तो ये हमारे पास एक इंटीग्रल कर्व आएगी जिसको करैक्टरिस्टिक कर्व आएंगे। इंटरसेक्ट द इंटीग्रल सरफेस एट द पॉइंट पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट पी नॉट बिलोंग्स टू ओमेगा। ये एक ऐसी करैक्टरिस्टिक कर्व है जो इंटीग्रल सरफेस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखें जो इंटीग्रल सरफेस बन रही है इस पे अगर ये कोई कर्व हो तो अगर आप देखें कि इसका इंटरसेक्शन लें, अब देखें ये कोई कर्व है, नीचे इंटीग्रल सरफेस है और इसके ऊपर ये कोई करैक्टरिस्टिक कर्व है, तो ये अभी तो ये नज़र आ रही है कि ये पूरी इस पे अप्लाई कर रही है, लेकिन ये किसी स्पेस के किसी एक पॉइंट को कांटेक्ट कर रही होगी, यानी ये जो सरफेस है इसके ऊपर कोई एक पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट और यू नॉट, उस पे ये कांटेक्ट कर रही होगी। बाकी ये सारी जो कर्व है ये सरफेस से ऊपर हो।
अगर इस तरह हो यानी कि सिर्फ एक पॉइंट से, देन गामा नॉट इज सबसेट ऑफ एस, तो फिर ये जो करैक्टरिस्टिक कर्व है ये सबसेट होगा एस का। तो आप देखें कि यानी अगर किसी एक पॉइंट पे ये पास कर रही है किसी एक पॉइंट से, तो फिर ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो गामा नॉट है ये सबसेट है एस का। दूसरे लफ्जों में ये गामा नॉट जो है वो इसके ऊपर ही लाई कर रही है। यानी अगर कोई ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ले इंटीग्रल कर्व, ये कौन सी कंडीशन के ये जो कोई इंटीग्रल सर्फ, ये जो करैक्टरिस्टिक कर्व है ये इंटीग्रल सरफेस के अगर किसी पॉइंट से पास कर रही हो, इससे ये इंटरसेक्ट करने का मतलब यही है ना कि उस पॉइंट से पास कर रही हो, तो फिर ये पूरी जो करैक्टरिस्टिक कर्व है ये इंटीग्रल सरफेस के ऊपर लाई कर रही होगी, इंटीग्रल सरफेस के ऊपर लाई कर रही होगी। ये जिस तरह इधर आप ग्राफिकली देख सकते हैं कि ये पूरी जो कर्व है ये इंटीग्रल सरफेस के ऊपर लाई कर रही है। अगर ये इंटीग्रल सरफेस के ऊपर लाई कर रही होगी विच मीन्स दैट यू नॉट ऑफ टी इज इक्वल टू यू एक्स नॉट ऑफ टी वाई नॉट ऑफ टी। इसका मतलब क्या है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। जब भी आप देखें, अब सपोज आप देखें जब लाइन की हम कैलकुलस में कर रहे होते हैं, जब एक लाइन की इक्वेशन हम कहते हैं कि एक लाइन फला पॉइंट से पास करती है, तो हम ये कहते हैं कि वो पॉइंट अगर पुट करें तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। इसी तरह यहाँ पे अगर ये जो करैक्टरिस्टिक कर्व है इस सरफेस एस का सबसेट है यानी इसके ऊपर लाई कर रही है, तो जब इसको करैक्टरिस्टिक कर्व को पुट करेंगे किसको, यानी एक्स नॉट वाई नॉट और यू नॉट को जब पुट करेंगे तो वो इसके इक्वल आएगा यू नॉट ऑफ टी। किसके इक्वल आएगा, यू ऑफ एक्स नॉट ऑफ टी वाई नॉट ऑफ टी। यानी यू ऑफ एक्स वाई जो है उसमें एक्स नॉट और वाई नॉट पुट करें तो वो बेसिकली उसका रिजल्ट यू नॉट के इक्वल आएगा। ये हमारे पास जो थ्योरम की स्टेटमेंट ज़्यादा समझने वाली है, बाकी प्रूफ तो फिर आसानी से समझ सकते हैं। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि अगर कोई ऐसी करैक्टरिस्टिक कर्व हो, एक पार्टिकुलर करैक्टरिस्टिक कर्व हो जो इंटरसेक्ट करे इंटीग्रल सरफेस को किसी एक पॉइंट पे पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट से इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि वो अगर वो जो इंटीग्रल सरफेस के पे कोई एक पॉइंट ले और उस पॉइंट से अगर ये पास कर रही हो, तो फिर ऑब्वियस है कि ये जो करैक्टरिस्टिक कर्व है ये एस उस सरफेस का सबसेट होगी। सरफेस के सबसेट होने का मतलब क्या है कि इस करैक्टरिस्टिक कर्व के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सरफेस के पॉइंट से लिए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो यू एक्स वाई बेसिकली वो सरफेस है बनेगी ना, यू एक्स वाई। जिस तरह ये आप देखते हैं, ये जो ऊपर हमने देखा है, ये देखें कि यू एक्स वाई इज इक्वल टू ये ऊपर जिस तरह हमने देखा था ये जी कि u एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये बेसिकली एक सरफेस बन रही है, तो वो फिर ये इसको सेटिस्फाई करेगी। u एक्स वाई किसके इक्वल होगा, u नॉट इज इक्वल टू u ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। यानी एक्स नॉट और वाई नॉट अगर पुट करें यू ऑफ एक्स वाई में तो वो किसी यू नॉट के इक्वल आएगा। यानी यहाँ पे अगर ये जिस तरह मैंने आपको बताया है कि एक्स नॉट वाई नॉट को फिक्स पॉइंट होंगे, जब वो यहाँ पे पुट करेंगे पहले दिए होंगे एक्स नॉट वाई नॉट और यू नॉट, तो जब यहाँ पे ये एक्स नॉट और वाई नॉट पुट करेंगे तो वो लाजमी यू नॉट के इक्वल आ रहा होगा। ये थ्योरम हमें ये बता रहा है। तो ज्योमेट्रिकली या आम वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई इंटीग्रल जो करैक्टरिस्टिक कर्व है अगर किसी इंटीग्रल सरफेस के एक पॉइंट से पास कर रही है पी, वो पॉइंट कौन सा है, पी नॉट एक्स नॉट वाई नॉट और यू नॉट, तो फिर ये जो इंटीग्रल करैक्टरिस्टिक कर्व है ये उस सरफेस के ऊपर लाई कर रही होगी। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि जी लेट u ऑफ टी इज इक्वल टू यू नॉट ऑफ टी माइनस यू एक्स नॉट वाई नॉट कैपिटल u ऑफ टी कोई फंक्शन यहाँ पे इस तरह सपोज कर लेते हैं एज पी नॉट बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन गैमा नॉट। क्योंकि आप देखिए गैमा नॉट अगर सबसेट है एस का और हम कहते हैं कि गैमा नॉट इज ये पॉइंट जो है ये गैमा नॉट से पास, गैमा नॉट जो कर्व है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये पॉइंट एस का भी सबसेट है। तो इस एस से भी लिए
ये सरफेस, ये जो सरफेस बन रही है जो उसके सोल्यूशन से बन रही है उसका भी, उसके ऊपर भी ये लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा इस कर्व का और इस सरफेस का, जिस तरह इधर आप देख सकते हैं, यानी इस ये कर्व है और ये जो सरफेस है इसका जो इंटरसेक्शन आएगा, यानी वो सारे जो पॉइंट्स आएंगे जो दोनों इन दोनों के कॉमन पॉइंट्स होंगे पी नॉट, उसमें से लिया गया है। देयर एग्जिस्ट टी नॉट बिलोंग्स टू ए बी सच दैट, तो एक टी नॉट ए से फिक्स कर लेंगे, इस तरह फिक्स कर लेंगे तो वो क्यों, वो जो टी नॉट आएगा उस पे जो वैल्यू आएगी वो एक्स नॉट आ जाएगी, फिर टी नॉट जब लेंगे तो वो वाई नॉट आ जाएगी, और यू नॉट जब लेंगे टी नॉट पे लेंगे तो टी नॉट पे कोई फिक्स वैल्यू जो यू नॉट आ जाएगी उसकी इस तरह आ जाएगी। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो एक्स नॉट वाई नॉट पुट करेंगे यहाँ पे, तो यू ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू यू नॉट आ जाएगी और यू नॉट माइनस यू नॉट ये 0 के इक्वल आ जाएगा। जब ये 0 के इक्वल आ जाएगा इस तरह, तो हमारे पास यानी कि हम प्रूफ किस तरह ले रहे हैं कि सपोज कोई फंक्शन हम ले रहे हैं ऐसा ये, तो क्योंकि पी नॉट हम पहले ही कह रहे हैं कि पी नॉट से करैक्टरिस्टिक कर्व पास कर रही है, इसका मतलब है कि ये पी नॉट उस करैक्टरिस्टिक कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। इसी तरह पी नॉट सरफेस का भी हिस्सा है, तो इसका मतलब है ये दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो अगर ये इंटरसेक्शन से पास कर रहा है तो फिर कोई एक टी नॉट की वैल्यू ज़रूर होगी जिस पे टी नॉट की वैल्यू पे जो एक्स नॉट, ये एक्स नॉट वैल्यू आ रही होगी और उस टी नॉट पे ये वाई नॉट वैल्यू आ रही होगी और उसी टी नॉट पे ये यू नॉट वैल्यू आ रही होगी। और वो जो टी नॉट जब पुट करेंगे इसमें यू ऑफ टी नॉट, तो इसकी वैल्यू क्योंकि यू इधर यू नॉट के इक्वल आ जाएगा तो यू नॉट माइनस यू नॉट ये 0 के इक्वल आ जाएगा। वी हैव डी यू बाई डी टी, अब इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो डी यू बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा, डी यू नॉट बाई डी टी माइनस डी यू बाई डी टी। अब डी यू नॉट बाई डी टी हमने लिख लिया, उसके बाद जो डी यू बाई डी टी है, अब यू फंक्शन है एक्स और वाई का, तो फिर डी यू बाई डी टी को कैसे लिखेंगे कि पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। तो जब टी नॉट फिक्स पॉइंट लेंगे तो ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स, डी एक्स नॉट बाई डी टी और साथ यू एक्स आ गया वो, और डी वाई नॉट बाई डी टी और साथ आ गया यू वाई। और डी यू नॉट बाई यू नॉट किसकी, डी यू नॉट बाई डी टी किसके इक्वल है वो हमने ऊपर देखा है करैक्टरिस्टिक कर्व में, इधर आगे देखे यू डी यू नॉट बाई डी टी, इसको जब लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ये डी एक्स बाई डी टी करैक्टरिस्टिक सिस्टम ये बन रहा है डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी और डी यू बाई डी टी, तो डी यू नॉट बाई डी टी किसके इक्वल आएगा, सी एक्स नॉट वाई नॉट और यू नॉट, और डी वाई नॉट बाई डी टी किसके इक्वल आएगा, बी एक्स नॉट वाई नॉट यू नॉट, और डी एक्स नॉट बाई डी टी किसके इक्वल आएगा, ए एक्स नॉट वाई नॉट और यू नॉट, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो उसकी वैल्यू इधर हमने लिख दी, तो सी इक्वल टू एक्स नॉट वाई नॉट, इसी तरह यू नॉट की वैल्यू ये लिख दी यू टी प्लस कैपिटल यू एफ टी प्लस स्मॉल यू एफ टी, ये कैसे हमने लिख दिया है। अब देखिए यू नॉट की वैल्यू जब यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो यू एफ टी प्लस स्मॉल यू एफ टी आ जाएगा। इसी तरह इधर भी हमने यू नॉट ऑफ टी की जगह पे ये लिख दिया और इधर भी हमने यू नॉट ऑफ टी की जगह पे ये लिख दिया, वेयर यू ऑफ टी इज इक्वल टू यू एक्स नॉट ऑफ टी यू वाई नॉट ऑफ टी, और यू ऑफ टी किसके इक्वल है वो हमारे पास ये है यू एक्स नॉट ऑफ टी और यू की वैल्यू एट एक्स नॉट ऑफ टी वाई नॉट ऑफ टी। The equation 1.20 is an ODE with initial condition ut naught is equal to 0, तो ये हमारे पास एक सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है डी यू बाई डी टी इक्वल टू इस के इक्वल, और इसकी जो इनिशियल कंडीशन है जो पहले ऊपर हमने लिखी हुई है यू टी नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि जिस तरह पहले मैंने बताया आपको कि यू टी नॉट किसके इक्वल होगा, यू टी नॉट इज इक्वल टू यू नॉट माइनस यू नॉट, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह हमने लिख दिया ये
ut naught is equal to 0 by uniqueness theorem from the Cauchy problem for ODEs it follows that। तो यूनिकनेस थ्योरम हमें यही बताता है कि वो एक ही कर्व होगी जो इससे पास कर रही होगी, यानी वो एक ही उससे जो यूनिकनेस थ्योरम यही कहता है कि इस इनिशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक यूनिक कर्व बनती है हमारे पास जो इस पॉइंट से पास करती है। किस पॉइंट से? एक्स नॉट, वाई नॉट और यू नॉट से पास करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जब वो एक यूनिक कर्व पास करती है तो यू नॉट ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस यू एक्स नॉट ऑफ टी वाई नॉट ऑफ टी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी यू नॉट के इक्वल आ जाएगी, तो ये यू ऑफ टी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। जब यू ऑफ टी ज़ीरो के इक्वल हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो यू ऑफ टी जब ज़ीरो आ जाएगा तो यू नॉट ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा? यू एक्स नॉट ऑफ टी वाई नॉट ऑफ टी। और यही हमने ये प्रूव करना था कि यू नॉट ऑफ टी किसके इक्वल आना चाहिए? यू एक्स नॉट ऑफ टी और यू वाई नॉट ऑफ टी के। इसका मतलब ये है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमारे पास जो कोई भी करैक्टरिस्टिक कर्व है, इस थ्योरम का मतलब क्या है कि कोई एक करैक्टरिस्टिक कर्व अगर हम ले लें इस तरह, वो इसकी कोई एक्स की वैल्यू होगी एक्स नॉट ऑफ टी वाई नॉट ऑफ टी और यू नॉट ऑफ टी, ये कोई करैक्टरिस्टिक कर्व ले लें जो इंटीग्रल सरफेस एस को एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है, तो फिर ये जो इंटीग्रल, फिर हम ये प्रूव कर रहे हैं कि ये जो करैक्टरिस्टिक कर्व है ये उसी सरफेस का पार्ट होगी, यानी उस सरफेस पे लाई कर रही होगी। उसका मतलब क्या होगा कि ये जो करैक्टरिस्टिक कर्व के कोऑर्डिनेट्स हैं वो जो हमारे पास सरफेस की इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे।